नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम एस के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। इसमें बताया गया भाई कि जैसे कोई हमारा निकाय है, सिस्टम है, वो कई आवेशों से मिलकर बना है, कई सारे आवेशों से मिलकर बना है। जैसे हमने माना ये हमारा एक निकाय है, ये मूल बिंदु है, वो हमने मान लिया मूल बिंदु O है। एक निकाय हमारा है और मूल बिंदु O पर हमारा Q1 आवेश स्थित है। इससे कुछ दूरी पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश हमने मान लिया Q3 है, ये हमने मान लिया Q4 है और ये हमने मान लिया Q5 है। ये हमारे 5 आवेश हैं। तो ये जो हमारा निकाय है ये 5 आवेशों से मिलकर बना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो हमारा Q1 आवेश है, अगर हम इसमें Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकालें, टोटल बल निकालें, तो देखिए जो Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश पर Q3 आवेश के कारण वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इस Q2 आवेश के कारण भी वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इस Q4 आवेश के कारण भी इस पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है और इस पर Q5 आवेश के कारण भी वैद्युत बल कार्य कर रहा है। अर्थात यहाँ से अगर हम बात करें तो Q1 पर टोटल 4 आवेश बल लगा रहे हैं। ठीक, तो इस Q1 आवेश पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो इन सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही जो नियम होता है, यही नियम हमारा क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जैसे हमारा कोई निकाय है, सिस्टम है, वो बहुत सारे कई आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, लगने वाला परिणामी बल, वो सभी आवेशों द्वारा उस पर कार्यरत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है और यही नियम हमारा कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे हमने मान लिया एक वस्तु A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर वस्तु मान लिया C, ये D है। जो D है, A पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, या जैसे हमने मान लिया D ने A को कितने रुपये दिए, 5 रुपये दिए, C ने A को 10 रुपये दिए और B ने A को जो है 15 रुपये दिए। तो अगर यहाँ से पूछा जाए A के पास टोटल कितना पैसा हुआ, तो जोड़ दे भाई, यहाँ 10 5 15 5 20 20 10 30, तो A के पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये टोटल अमाउंट 30 कहाँ से आया, ये सबने दिया, D ने दिया 5, C ने दिया 10 और B ने दिया 15, तो A के पास टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर जो Q1 पर बल लगेगा वो सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा और यही नियम हमारा क्या कहलाता है, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया कि जैसे हमारा कोई निकाय है वो कई आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें किसी एक आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल होता है वो सभी आवेशों द्वारा उस पर कार्यरत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है और यही नियम हमारा कौन सा नियम कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। हमने माना एक हमारा निकाय है, वो इसमें हमने दिखाया केवल 5 है। हमने मान लिया कि हमारा एक निकाय है वो n आवेश से मिलकर बना है। कितने आवेशों से, n आवेश, और ये आवेश हमारे कौन से हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, n आवेशों से मिलकर डॉट मिलकर बना है। ठीक है, n आवेशों से मिलकर बना है। तो इसमें आवेश Q1 पर जो लगने वाला बल होगा, तो आवेश Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट Q1 आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। अर्थात Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल F बराबर, ये हमारा हो जाएगा F12 अर्थात पहले दूसरे के मध्य लगने वाला बल, F13 पहले तीसरे के मध्य लगने वाला बल, F14 पहले चौथे के मध्य लगने वाला बल, F15 पहले और पांचवें के मध्य लगने वाला बल का सदिश अर्थात nवें के पहले और nवें के मध्य लगने वाला बल। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया कि जब कोई आवेश निकाय जो होता है कई आवेशों से मिलकर बना होता है, तो उसमें किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है और यही जो नियम होता है हमारा कौन सा नियम कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में
यहाँ से हमने लिखा कि सदिश F अर्थात Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल, Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल F बराबर F12 पहले दूसरे के मध्य, F13 पहले तीसरे के मध्य, F14 पहले चौथे के मध्य, F15 पहले और पांचवें के मध्य लगने वाले बलों का सदिश योगफल हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम पहले निकाल ले आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल का सदिश आवेश। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम नियम का सदिश रूप, से निकालेंगे आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल इसको हम कहेंगे F12 Q2 द्वारा Q1 पर। तो F12 सदिश F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 इंटू इनका जो स्थिर सदिश हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा R21। ठीक, R21 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। ठीक, इसी प्रकार Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल हो जाएगा हमारा सदिश F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 इंटू R31 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R31। ठीक, Q4 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F14 सदिश F14 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R41 स्क्वायर इंटू एक काम का वेक्टर यूनिट वेक्टर R4। इसी प्रकार N द्वारा लिख लेंगे, इन सब की वैल्यू रख देंगे। इसे मान ले समीकरण 1 में रखने पर F12 F13 F14 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में इन सब की वैल्यू रख दे तो कितना हो जाएगा F बराबर F12 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 R31 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R31 प्लस इसी प्रकार N में का लिख लेते हैं। N अंतिम वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 QN इंटू RN1 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1N1। इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ले लें कॉमन, तो सब में आ जाएगा आपका Q1 Q2 R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 प्लस Q1 Q3 R31 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R31 डॉट Q1 QN RN1 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर RN। ये हो जाएगा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कि क्या होता है कि जब कोई आवेश सिस्टम हमारा निकाय जो होता है बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना होता है, तो उसमें किसी एक आवेश पर जो लगने वाला कार्यरत परिणामी बल होता है वो सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के योगफल के बराबर होता है। और यह जो नियम होता है
हमारा क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, आगे हम चलते हैं इसी प्रक्रिया में, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो जो वैद्युत बल होता है ये दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, स्थिर वैद्युत बल भी इसको कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल या वैद्युत बल, कूलॉम्बी बल, स्थिर वैद्युत बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है, कार्य करने वाला दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो हमारा बल कहलाता है वैद्युत बल। ठीक, वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमारा वैद्युत बल कहलाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg बराबर Gm1m2 अपान R स्क्वायर, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, R होती है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो दो पदार्थिक कणों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल हमारा कौन सा बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमारा आकर्षण बल है, जबकि वैद्युत बल जो है वो कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल भी है और आकर्षण बल भी है। ठीक, तो जो वैद्युत बल होता है अगर बात की जाए, मुख्यतः वैद्युत बल किस पर निर्भर करता है, तो वैद्युत बल जो होता है वो किनके मध्य कार्य करता है, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कहाँ कार्य करता है, दो पदार्थिक कणों के मध्य कार्य करता है। जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपका आकर्षण बल होता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ से, जो दो आवेश होते हैं, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है उन आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे दो आवेश हैं, ये हमारा आवेश Q1 हो गया, ये हमारा आवेश Q2 हो गया, तो इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है, इनके बीच का माध्यम क्या है, अर्थात वायु है या धातु है या कोई वैद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, वैद्युत रोधी पदार्थ रखा है जैसे रबड़, कांच आदि। ठीक, तो जो इस वैद्युत बल होता है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक K का मान बढ़ता है तो वैद्युत बल का मान क्या होता है, घट जाता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कणों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये कणों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो कणों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरी अगर हम तीसरी बात यहाँ पर करते हैं तो जो वैद्युत बल होता है वो प्रबल बल है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वैद्युत बल की तुलना में कैसा बल होता है, दुर्बल बल होता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम वैद्युत बल की बात करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। ठीक है, अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो Fe है हमारा वैद्युत बल, ये होता है 10⁻36 गुणे Fg, अर्थात दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। ठीक, ये किसके किसके मध्य की बात है, ये प्रोटॉन के मध्य की बात है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मध्य बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला जो हमारा वैद्युत बल होता है Fe,
वो 10⁻43 गुना होता है एफ जी का कितना होता है 10⁻43 गुना होता है। अगर यहीं पर हम अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ले लें और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो 10⁻39 गुना होता है। ठीक, ये कुछ वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ संबंध है। जो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य है, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक, तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोगों ने तुलना की। तो यहाँ से अगर इनमें समानताएं बात की जाए तो ये दोनों बल जो हैं, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल जो है वो केंद्रीय बल है। कैसे बल है? केंद्रीय बल है। स्थिर वैद्युत बल आवेशों के मध्य कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थिक कणों के मध्य कार्य करता है। वैद्युत बल प्रतिकर्षण तथा आकर्षण दोनों प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है। वैद्युत बल ये आवेश के साथ साथ इनके बीच के माध्यमों पर भी निर्भर करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, वैद्युत बल प्रबल बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में दुर्बल बल होता है। वैद्युत बल दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल का 10 कितने गुना होता है? इलेक्ट्रॉनों के मध्य 43 गुना होता है। दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 कितने गुना होता है? 39 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो हुए स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलनात्मक अध्ययन हो गया। ठीक है, अब यहीं हम आगे और एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जैसे हमने कहा ये कोई हमारा धन आवेश, ये कोई हमारा परीक्षण आवेश है या बिंदु आवेश है। ये हमारा एक बिंदु आवेश मान लिया। ठीक है, ये बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के समीप एक हम धन परीक्षण आवेश लाते हैं। ये धन परीक्षण आवेश लाते हैं। धन परीक्षण आवेश को लाए। ये अगर आवेश है तो इस आवेश का कुछ क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो धन परीक्षण आवेश को जब लाए तो धन परीक्षण आवेश को लाने पर इस धन परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक, ये भी धन है, ये भी धन है, तो इस धन परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा, जिसके कारण, और कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा, जिसके कारण ये जो आवेश है वो गति करेगा। ये जो धन परीक्षण आवेश होगा वो अपने मार्ग से क्या करेगा? गति करेगा। ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक समान है भाई। तो हमने पढ़ा है वैद्युत बल F बराबर होता है Q0E, जहाँ Q0 होता है धन परीक्षण आवेश और E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो आवेश तो समान है ही, कार्य करने वाला बल भी क्या होगा? समान होगा, जिसके कारण यह धन परीक्षण आवेश एक ऋजुरेखी पथ पर गति करेगा। कैसे गति करेगा? एक ऋजुरेखी पथ पर गति करेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान होगी, ई अगर कैसा होगा? आपका असमान होगा। तो ई असमान होगा तो उस कंडीशन में बल का भी मान क्या होगा? परिवर्तित होगा। और अगर बल का मान परिवर्तित होगा तो ये आवेश जो होगा एक वक्राकार आवेश जो होगा वो टेढ़े मेढ़े मार्ग अर्थात अनियमित पथ पर गति करेगा, अर्थात वक्राकार पथ पर गति करेगा। और यही वक्राकार जो पथ होता है यही हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अगर हम यहाँ से कहें कि अगर किसी धन परीक्षण आवेश को बिंदु आवेश के समीप लाने पर इस धन परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है तो ये धन परीक्षण आवेश एक ऋजुरेखी पथ पर गति करता है। और यदि क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान होती है तो धन परीक्षण आवेश जो होता है
वो एक अनियमित अर्थात वक्राकार पथ पर गति करता है, और यही जो वक्राकार पथ होता है, यही पथ हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाओं की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? ये एक काल्पनिक वक्र हो जाता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश, या जिस पर कह सकते हैं एक धन आवेश चलने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वही जो रेखाएं होती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम कौन सी बल रेखाएं कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और वही जो धन परीक्षण आवेश द्वारा बनाई गई रेखाएं होती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब ये वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। जैसे ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो ये जैसे हमारा एक ऋण आवेश हो गया और ये हमारा धन आवेश हो गया। तो जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं। धन आवेश से क्या होती? निकलती हैं तथा ऋण आवेश से प्रवेश करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमारी वो धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश से क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। दो जो बल रेखाएं होती हैं, देखिए बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती हैं। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वहां प्रबल होती है। जैसे जैसे बल इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता कैसी है? असमान है। तीव्रता लगातार क्या हो रही? घट रही है, जिसके कारण इनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक, अगली बात हम करते हैं कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो प्रकार से नहीं हो सकती, इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अगर वैद्युत बल रेखाओं की हम मुख्य गुणों की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश से प्रवेश करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर परिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे वहां पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक, अगली अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? जहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? प्रबल होता है। और जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ती जाती है, वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लगातार क्या होती है? घटती जाती है। ठीक, तो ये हमारे वैद्युत बल रेखाएं हो गई। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, और अगर 3 टॉपिक पढ़े और इनको हमने विस्तार से समझा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।